नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 8 पीसेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो हम चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं 16th और 17th सेंचुरी। ये 200 साल का जो समय था मुगल एम्पायर का, उस समय पर एग्रेरियन सोसाइटी क्या थी, पीजेंट्स यानी किसान, जमींदार और स्टेट, इन तीनों की आपस में रिलेशंस कैसे थे, क्या क्या होता था, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, जिनके सोर्सेज हमें मिलते हैं क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट से जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसमें से सबसे फेमस है आयन अकबरी, जो कि अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखी थी। इसमें है कि जो स्टेट ने अरेंजमेंट्स क्या की हुई है जिससे कल्टीवेशन अच्छा हो, क्रॉप्स अच्छी हो, रेवेन्यू का कलेक्शन हर एक जो स्टेट में जितने भी परगना थे, या फिर परगना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स लाइक, तो वो सब से कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, कितना कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। और दूसरा रिलेशनशिप स्टेट और इन रूरल जो लोग हैं, जो जमींदार है, जो लोकल जमींदार होते हैं, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, इन लोगों के बीच में और स्टेट के बीच में कैसे आपस में रिलेशंस रहे थे। Okay, the detailed revenue record from Gujarat, Maharashtra and Rajasthan, dating from 17th and 18th centuries। तो इन दो शताब्दियों में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से कैसे रेवेन्यूज, क्योंकि 17th में ही गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की तरफ मुगल साम्राज्य का एक्सपेंशन और ज़्यादा हुआ था। तो ये वहाँ के रिकॉर्ड है। एक्सटेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है 1600 के बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे, और जहांगीर के कोर्ट में सबसे पहले गए थे 1608 से, और बाद में इनका भी आना हो गया था। तो उससे पहले भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन लोगों की भी खासियत थी कि वो जो देखते थे, जो वो करते थे, सब कुछ रिकॉर्ड करते थे। तो उनके रिकॉर्ड्स से भी हमें एग्रेरियन रिलेशंस के बारे में पता चलता है, जो कि मोस्टली ईस्टर्न इंडिया के बारे में है। All these sources record instances of conflicts between peasants, जमींदार्स and the state, जिसमें से कि काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं वो ये रहे हैं कि जो जमींदार, स्टेट और किसान है, उनके बीच में आपस में बहुत ही ज़्यादा खींचातानी रहा करती थी, मतलब शांति नहीं थी। क्योंकि हमने जैसे एक पहले चैप्टर में देखा था जिसमें फॉरेन अकाउंट्स वाले में कि इन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे और जो फॉरेन यूरोप से जो लोग आए थे ट्रैवलर्स, उन्होंने लिखा था कि यहाँ की जो है बहुत ही ज़्यादा टैक्स है, बहुत ज़्यादा है। तो उनको लगता था कि ये टैक्स ज़्यादा है, मतलब स्टेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ही ये टैक्स और रेवेन्यू की डिमांड स्टेट की तरफ से बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही ज़मींदार और पीसेंट स्टेट से नाराज़ रहते थे और अक्सर विद्रोह कर दिया करते थे। पीसेंट्स परसेप्शन एंड देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ फेयरनेस फ्रॉम द स्टेट। और दूसरा ये भी कि जो किसान हैं, उनकी क्या उम्मीदें रहती थी स्टेट की तरफ से कि वो हमारे प्रति कितना अन्याय करेंगे। अब आते हैं वेरियस टर्म्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग पीसेंट्स। इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ मुगल पीरियड जो बोलते हैं वो किसानों को रैयत या मुजैरियन बोलते हैं, और दूसरी किसानों के लिए यूज टर्म है वो है किसान और आसामी। 17th सेंचुरी में दो तरीके के किसान हुआ करते थे, जो थे खुदकश्त और पाहीकश्त। तो खुदकश्त वे थे जो विलेज के, इस जिस पर्टिकुलर विलेज की बात हो रही है उस विलेज के रहने वाले ही थे, और उनकी अपनी वहाँ पर ज़मीनें होती थी और अपनी ज़मीन पर वो खेती किया करते थे। और पाहीकश्त थे जो उस गांव की जो ज़मीन है जिस पर खेती हो रही है, उस गांव के रहने वाले नहीं थे, वो कल्टीवेटर्स नॉन रेजिडेंट थे, जो दूसरी जगह से आते थे और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही उस खेत को जोतते थे, या तो मतलब लेबर के तरीके से, या फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट के उस पर दे दिया जाता था कि इतने समय तक तुम ये खेत जोत सकते हो। तो वो पाही कष्ट हुआ करते थे। खुद कष्ट मतलब खुद की जो जमीन को जोत रहे हैं, और पाही मतलब दूसरे की जमीन को जो जोत रहे हैं। तो ये दूसरे की ज़मीन को जोतना बहुत ज़्यादा हुआ था, इसी 16th और 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हो गया था। क्योंकि जो पाहीकश्त बनते थे वो या तो अपनी चॉइस होती थी उनकी कि उनको कल्टीवेशन, अपना जो उनका धंधा था वो काफ़ी मंदा हो जाता था तो उनको कल्टीवेशन ही नज़र आता था, या फिर कंपल्जन उनके पास होता था। टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मतलब एक पर्टिकुलर विलेज में, जिन विलेज में वो रहते हैं वहाँ पर रेवेन्यूज इतने ज़्यादा हो जाते थे कि उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था।
तो ऐसा मूव होना पड़ता था पीजेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर, जहाँ पर उनको रेवेन्यू जो पे करना पड़े वो कम करना पड़े। समटाइम्स दे वर फोर्स टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आफ्टर अ फेमाइन। कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी किस्से रहे थे कि बहुत ज़्यादा सूखा अकाल या फिर फेमाइन हुआ था, जिसकी वजह से उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि उनको जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, और फिर वहाँ पर जो जिनके खेत है उनको जोत कर उन्हें काम चलाना पड़ता था। तो पीजेंट्स ऑन द मूव, बाबर ने अपना ही मेमोरीज लिखा था, बाबर नामा, जिसमें मुगल एम्परर, जो बाबर सबसे पहले ही एम्परर थे मुगल एम्परर, वो लिखते हैं। तो ये जो इंग्लिश में है उसी को फिर हिंदी में भी मैंने लिखा, वही मैं पढ़ देती हूँ। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते थे और बस भी जाते थे। तो ये उस समय पर यानी कि बहुत ज़्यादा हुआ था, जब से मुगल और उससे पहले दिल्ली सल्तनत थी, कि गांव के गांव छोड़कर लोग चले जाते थे दूसरी जगह पर, क्योंकि उस जगह पर वो रह नहीं पा रहे थे तरीके से या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एम्पायर की तरफ से झेलनी पड़ती थी, या फिर रेवेन्यूज उन पर अत्याचार इतने ज़्यादा होते थे कि रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो छोड़कर चले जाते थे, उनके अपने लिए कुछ ज़्यादा नहीं बचता था। तो बाबरनामा में बाबर बोलते हैं, हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते थे और बस भी जाते थे। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बाशिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहां से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं, उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी जरूरत नहीं होती। घस की घास बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार हैं, झोपड़ियां बनाई जाती हैं, और यक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जो पीसेंट्स थे गांव के गांव इसीलिए बस जाते थे कि यहाँ की ज़मीन ही है, यहाँ की धरती ही इस तरीके की है कि किसी जगह पर बसना हो तो नेचर उनको इतना सारा चीज़ें प्रोवाइड करता है कि उनको दिक्कत नहीं होती थी। Possessions of peasants. Average peasant of North India possessed a pair of bull and one plough. अब जो एवरेज किसान है, जो नॉर्मल है, मिडिल क्लास लाइक किसान है इंडिया के, तो उनके पास क्या होता था, उनका अपना एक जोड़ी बुल होते थे और एक खेत जोतने के लिए हल होता था। तो जो मोस्ट ज़्यादातर किसान होते थे, अगर और भी अच्छा है उनकी हालत, तो 2 पैर बुल होंगे, 2 प्लफ होंगे, और या फिर इससे भी और कम। गुजरात में जो कि किसान थे उनके पास अगर 6 एकड़ की भी ज़मीन है तो वो काफ़ी अच्छे खासे माने जाते थे। बंगाल में सेम ऐसा 5 एकड़ की अगर ज़मीन है तो ये एक एवरेज पीजेंट फार्म है, जो कि अपर लिमिट है कि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता 5 एकड़ से ऊपर किसी एक एवरेज पीसेंट के पास। कल्टीवेशन वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ऑनरशिप। कल्टीवेशन इंडिविजुअल ऑनरशिप पे ही होता था, यानी कि जो खेत है या फिर जो ज़मीन है वो किसी इंडिविजुअल की ही है, वो स्टेट से बिलोंग नहीं करती थी, ना ही वो किसी विलेज की कॉमन होती थी, वो एक इंडिविजुअल की होती थी, किसी परिवार की होती थी। एन अर्ली 19th सेंचुरी पेंटिंग डिपिक्टिंग अ विलेज इन द पंजाब, जैसे कि एक ये विलेज है कि भाई बसाया तो फिर कहीं जाके बस गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है उनको, नेचर से ही उनको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। और जैसे इनके पास ऊँट गाय होते हैं, जानवर सब, उनसे भी उनको मिल जाता है। ये औरतें यहाँ पर अपना काम करती हुई हैं, पीछे किले हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं। इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज बाय द पीजेंट्स। 3 फैक्टर्स जो एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर का, एक तो अबंडेंस ऑफ लैंड, जो ज़मीन, अबंडेंस ऑफ लैंड मतलब धरती तो धरती खैर सारी धरती ही है, लेकिन अबंडेंस ऑफ लैंड का मतलब है जो कल्टिवेबल लैंड है वो, उसकी कोई कमी नहीं है। इंडिया का कोई भी धरती ऐसा है ही नहीं जो बंजर हो, सिवाय थोड़ा राजस्थान में रेगिस्तान के, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इंडिया में सारा का सारा कल्टिवेबल लैंड है।
अवेलेबल लेबर, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो लेबर की भी कोई कमी नहीं है। और मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स, और जैसे किसान वगैरह है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। उन्हें अगर नई जगह पर जाकर एग्रीकल्चर करना है, जैसे बाबरनामा दिखाया था, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो 1 या 1.5 दिन में एक जगह से हट के तुरंत दूसरी जगह पर जाके एक ही दिन में बस भी जाते हैं, एज इट इज़, जैसे यहाँ पर ये सालों से रहते आए हो। So since the primary purpose of agriculture is to feed people, basic staples such as rice, wheat, and millets were the most frequently cultivated crops. तो जैसे फर्स्ट वाले में हमने देखा जो एवरेज थी लोगों के पास वो इतनी ही होती थी, तो इसलिए ज़्यादातर जो प्राइमरी पर्पस था एग्रीकल्चर का वो इतना ही हो पाता था कि लोग अपने खाने के लिए पूरे साल भर का अनाज बो सके, या फिर अगर थोड़ा सा और अच्छा है तो बस थोड़ा सा इकट्ठा ही कर पाते थे अपने पास बेचने के लिए, या फिर दूसरे लोगों से कुछ खरीद पाने के लिए, जैसे बार्टा सिस्टम होता है कि अनाज के बदले उनसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खरीद ली। तो बेसिक प्राइमरी पर्पस ज़्यादातर किसान ये ऐसे ही होते थे, इसलिए राइस, व्हीट और मिलेट्स ये बहुत ज़्यादा मेन क्रॉप्स थी। मॉनसून जो कि इंडियन एग्रीकल्चर की सदियों से बैकबोन रहता आया है, वो तब भी था और आज भी है। बट देयर वर क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड एडिशनल वाटर, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो पानी की भी कमी यहाँ पर नहीं होती है। ऐसी कई जगह है जहाँ पर पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो रेन है वो बहुत अच्छा होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो रेन वाटर में ही वो उस समय पर जब मानसून आता है, बारिश आती है, उसी समय पर वो बीज बोकर जिसमें पानी ज़्यादा लगता है वो सारी फसलें हो जाती हैं। और ऐसा अगर कहीं पर नहीं है तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो इरिगेशन का वो यूज़ कर लिया जाता है। जैसे हमने पहले काफ़ी उसमें भी देखा है कि कैनाल्स बना ली जाती हैं, या फिर बड़े बड़े टैंक बना लिए जाते हैं जहाँ पे रेन वाटर स्टोर हो सके। तो ऐसी बहुत सारी हमेशा से ही सिस्टम होता आया है रेन वाटर को भी स्टोर करने का। सेम ऐसा था कि नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे शाहजहाँ के टाइम पे पंजाब में पहले एक पुरानी कैनाल थी, उसको रिपेयर करवाया था शाह नहर। और कुछ जहाँ पर उनको लगता था कि यहाँ पर लोग बस रहे हैं, यहाँ से हमको रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत उनका हेल्प उनको करनी पड़ेगी। रेवेन्यू अगर उनको चाहिए है वहाँ से अपने एम्पायर के लिए, तो वहाँ पर उनको कैनाल्स या फिर ये बना के भी देनी पड़ेगी। दो एग्रीकल्चर was labor intensive, peasants did use technologies that often harness kettle energy. एग्रीकल्चर जैसे मतलब इंसान की लेबर पर ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था, लेकिन केटल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। जैसे कि वुडन प्लफ है जो लाइट और इजी होता था, जिसकी टिप आयरन की है, जो अच्छे से अगर ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा खोदना है तो उस हिसाब के भी हल होते थे, और अगर कम उसको खोदना है तो उस हिसाब के भी होते थे हल। तो ड्रिल पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ जेंट ऑक्सन, बुल और ऑक्सन वगैरह होते थे लोगों के पास, उनके थ्रू ही एग्रीकल्चर होता था। यूज टू प्लांट सीड्स, कभी उनके थ्रू भी सीड को प्लांट किया जा रहा है, या फिर खुद ब्रॉडकास्टिंग भी सीड की करते हैं, जैसे ऐसा खेती में ऐसा फेंकते हैं पूरा। Wing and weeding were done simultaneously using a narrow iron blade with a small wooden handle। तो ये आज भी सेम ऐसा ही होता है। कुछ बस मशीनें बहुत आ गई हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगह पर ऐसे ही खेती होती है। जैसे कि एक ये है कि दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम बाबरनामा। बाबरनामा में ही लिखा था कि लोग यहाँ पर जो पानी कैसे निकाल रहे हैं। जैसे ही इसका नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो इसमें है, तो ये इस तरीके से है कि ये जो गोल है इसके दांत आप यहाँ पर अटके हुए देख रहे हैं, ये ऐसे गोल घूमेगा तो ये इस तरफ ऐसे घूमेगा, और ये ऐसे नीचे की तरफ घूमेगा, तो ये पाइप ऐसा ऐसे ऐसे घूमेगा। और ये जमीन के नीचे से ये पाइप इधर गया हुआ है तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब तो जो बाल्टी है नीचे से पानी लेके ऊपर आएगी, और ऐसे उल्टी होती इसका पानी कहाँ कर जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ से ये पानी आगे नहर की तरफ चला जाएगा। तो ये केटल के थ्रू इस तरीके से ये पानी यहाँ पर निकाला जा रहा है। रिकंस्ट्रक्टेड पर्शियन व्हील डिस्क्राइब्ड है। तो बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में फिर भी पढ़ देती हूँ बस एक बार। हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है, हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतज़ाम नहीं। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से पैदा हो जाती हैं, और ये हैरानगी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है, फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियां या नेट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है।
लाहौर की बात है, दीपालपुर, दोनों ही आज के पाकिस्तान में है और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घड़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। पहिए की धुरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत पास के दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं और इस तरह घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है। घड़ों से जहां पानी गिरता है वहां एक संकरा नाला खोद दिया जाता है और इस तरीके से हर जगह पानी पहुंचाया जाता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो इसका दे रहा है। ठीक है, ये लाहौर में है। दूसरा है आगरा, चांदवर और बयाना, आज के उत्तर प्रदेश में। ये जो कुएं से बाल्टियों के जरिए पानी निकालते हैं ना, ये वो है। ये है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कि ऐसे ही अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। इन कन्नों के बीच बेलन लटकाते हैं और एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं। रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और उसके दूसरे छोर को बैल से बांध देते हैं। एक शख्स को बैल हाँकने पड़ता है, दूसरा बाल्टी से पानी निकाल लेता है। तो अगर बहुत ज़्यादा पानी एक ही बार में निकालना है तो बैल की ज़रूरत है, अदरवाइज उसको इंसान भी खींच लेता है। जैसे आपने कुएं पे देखा होगा वीडियोस वगैरह में, गाने में, जैसे औरतें पानी निकालती हैं कुएं से। स्प्रेड ऑफ टबैको, दूसरा एक प्लांट था। दिस प्लांट विच अराइव्ड फर्स्ट इन डेक्कन 16th सेंचुरीज में ही। टबैको जो हम आज हुक्का और चिलम के यूज करते हैं, वो इंडिया की उपज नहीं है, वो आया था बाहर से ही, अफ्रीका से ही। दिस प्लांट विच अराइव्ड फर्स्ट इन डेक्कन स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया इन अर्ली ऑफ ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी। टबैको फर्स्ट टाइम 1604 में आया था, हुक्का चिलम में यूज करते। जहांगीर इसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न था कि उसको बैन करना, उसने चाहा बैन किया लेकिन काम नहीं किए ये चीज। ये और ज्यादा फैलता चला गया। 17th सेंचुरी में टबैको इतना ज्यादा फेमस हो गया कि ये वहां पे कंज्यूम भी किया जाने लगा, कल्टीवेट भी किया जाने लगा और ट्रेड भी होने लगा इसका इंडिया से फिर बाहर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन 16th एंड 17th सेंचुरी। तो जैसे कि खरीफ और रबी आपको पता है, दो मेजर साइकिल्स हैं और ये पूरे साल भर में अलग अलग, यानी कि खरीफ और रबी, तो साल में दो फसलें उगाई जाती हैं। जहाँ पर कि रेनफॉल और इरिगेशन अच्छा है, सप्लाई अच्छी है, तो वहाँ पे साल में 3 फसल भी हो जाती हैं। आगरा में जैसे 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैं और दिल्ली में 43 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स 2 सीजन में, यानी कि पूरे साल भर में अलग अलग जगह पर। आगरा की 39 वेराइटीज, दिल्ली की 43। बंगाल में जो राइस है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी सेम ऐसा है, जो हम चावल खाते हैं, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में 50 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ के चावल हैं, बहुत अलग अलग तरीके के, जिनको पकाने का और खाने का तरीका भी बहुत अलग है। जो है बंगाल या नॉर्थ ईस्ट का, या फिर कहीं गए हैं तो उनको पता होगा कि कुछ तो है सिर्फ स्टीम से ही वो चावल पकता है, थोड़ा येलो सा कलर का होता है, बहुत मोटा होता है, सिर्फ स्टीम करना होता है और उसको ऐसे ही खाया जाता है। उसका टेस्ट भी अलग होता है। मेरे साथ एक थी नॉर्थ ईस्ट की बहन, तो मैंने देखा था उस चावल को और उन्होंने बताया था कि मतलब बहुत सारी वेराइटीज है चावल की, अलग अलग तरीके की, सबके नाम भी अलग अलग है। इट्स ग्रेट ना, यहाँ की धरती ऐसी है। However, the focus on cultivation was basic staples such as rice, wheat, pulses and vegetables। जो कि बेसिक कल्टिवेशन किस लिए होता था? राइस, व्हीट और पल्सेस, मतलब खाने के लिए ही या फिर अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ही ज़्यादा होता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि कैश क्रॉप्स नहीं उगाई जाती थी। कॉटन, ऑयल सीड और शुगर केन कैश क्रॉप भी थी, जो मुगल स्टेट इसको इंकरेज करता था ताकि उसके पास रेवेन्यू आ सके अच्छी मात्रा में। 17th सेंचुरी में नई क्रॉप्स इंडिया में आई, जैसे कि मक्का, जो आज वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, वो 17th सेंचुरी में अफ्रीका और स्पेन से आया था। मतलब अफ्रीका से, स्पेन से फिर यहाँ आया था। और वेजिटेबल्स जो हम बहुत ज़्यादा आज खाते हैं, आलू, टमाटर और मिर्चियाँ, ये अमेरिका से, न्यू वर्ल्ड से आई थी। और फ्रूट्स, पाइनएप्पल और पपाया भी वहीं से आया था, जब अमेरिका की खोज होने लगी और डिस्कवरीज होने लग गई थी। तो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्पाइट पीरियडिक डिस्ट्रप्शंस, काफ़ी सारे फेमाइन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, एपिडेमिक्स भी हुए थे इस टाइम पे, लेकिन उसके बाद भी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, जिसका मेजर रीज़न ये भी था कि जो मुस्लिम आबादी थी वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। 50 मिलियन पीपल 1600 में थे, तो 1800 में विच इज़ जो इंक्रीज होके 33% हो गए थे, और 200 साल में और ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। तो 200 साल में 33% इंक्रीज पॉपुलेशन। तो ये था आज का फर्स्ट पार्ट।
इसमें से आई होप ये सिंपल सा है चैप्टर, बस एग्रेरियन सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है उसी के बारे में है। बहुत ज़्यादा रटने वाली भी चीज़ नहीं है, समझो और बस कुछ शब्द ही हैं सिर्फ याद करने के लिए, अगर किसी को उर्दू वगैरह नहीं आती है, जैसे पाही कश्त, खुद कश्त, ऐसा कुछ है। बाकी तो सिंपल चैप्टर है बस। तो इसमें अगर कुछ नहीं आता है समझ में तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस मेरी कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।